गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मेरे प्रथम वीडियोज़ को आपने इतना लाइक किया, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, इतने कम समय में 1000 सब्सक्राइबर होना ये बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। साथियों, आप हमारे वीडियो से जुड़ते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। साथियों, समय को ज़्यादा न गंवाते हुए हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं। आपको मिलता है आज का पहला प्रश्न, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? हाँ साथियों, गेस कीजिए। आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आशा करता हूँ आपने अपना गेस पूरा कर लिया होगा। अब साथियों, मैंने कहा था कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न, यहाँ पर आपको एक प्रश्न में 7 या 10 प्रश्न मिलेंगे। कैसे साथियों, आइए देखते हैं। साथियों, भारत का प्रथम साहित्यिक वेद आपका है ऋग्वेद। आपको आपका उत्तर मिल गया, आपका उत्तर सही लगाया भी होगा। अब देखिए, हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। साथियों, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय सामवेद, तृतीय यजुर्वेद और चतुर्थ अथर्ववेद। साथियों, इस ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र जी हैं। और इसी में ऋग्वेद में ही 4 वर्णीय सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। और साथियों, इसी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसी ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो साथियों, आपको बहुत सारे प्रश्न मिल गए कि यानी ऋग्वेद में के प्रमुख देवता इंद्र जी हैं, 4 वर्णीय सिद्धांत का प्रयोग किया गया है और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और इसी तरह सामवेद में हम चलेंगे साथियों, तो साम का मतलब होता है गान। इसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है और इसके प्रमुख देवता सूर्य देव हैं। इसी तरह हम चलेंगे यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद साथियों, यजुस धन वेद से बिना है और इसका मतलब होता है समर्पण। साथ ही साथ हम अथर्ववेद पर चलेंगे। तो एक अथर्वा ऋषि थे और यह वेद, इस वेद की रचना जो है अंगिरा ऋषि के द्वारा की गई है। साथियों, इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का प्रयोग किया गया है। तो देखिए साथियों, आपके प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने इसको तैयार किया तो लगभग 10 प्रश्न आपके तैयार हो गए। हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक विस्तार किस गैस का है? हाँ साथियों, वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन मिले हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी ऑर्गन और ओजोन। साथियों, आप अपना गेस कीजिए। ओके, आपने अपना गेस कर लिया। अब इस पर थोड़ी सी हमारी व्याख्या देखिए। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस है, मुख्यतः 4। अब हम देखेंगे उनका प्रतिशत कैसे है। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी नहीं है कि हम उसे कह दें कि सर्वाधिक है। साथियों, नाइट्रोजन को हम देखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, 78% है। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है और दोनों मिलाकर के कुल 99% हो जाते हैं। यानी वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं और केवल 2 गैस मिला दिया जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो 99% हो जाते हैं। यानी सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। दूसरे स्थान पर क्या है? ऑक्सीजन। इस तरह से आपको अपना उत्तर मिल गया साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है और दूसरे स्थान पर है
ऑक्सीजन। हाँ साथियों, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों के लिए आवश्यक है। हाँ, अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में मिला है आपको पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। हाँ साथियों, प्रश्न को आप देखिए और तुरंत गेस कीजिए। तो आपने गेस कर लिया होगा। अब थोड़ी सी मेरी व्याख्या सुनिए साथियों। अस्थियों के लिए यानी हड्डियों के लिए जरूरत किसकी पड़ती है साथियों? कैल्शियम की और विटामिन डी की। तो साथियों हमारा इसमें उत्तर कौन सा है? ये 4, कैल्शियम एवं विटामिन डी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये कैल्शियम या विटामिन डी हमको मिलता किस में है? तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से मिलता है। आपने साथियों देखा होगा कि आज भी माताएं अपने बच्चे को सुबह सुबह तेल मालिश जब करती हैं तो धूप में करती हैं। और आज हमारे पास कैल्शियम विटामिन डी की कमी इसलिए हो गई क्योंकि हम धूप में निकलना भी नहीं चाहते। जबकि पहले हमारे यहाँ धूप में जुताई का काम, बुआई का काम या यूं ही धूप में निकल करके बहुत सारे काम किए जाते थे जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता था और हमारी अस्थियां क्या थी? मजबूत थी। लेकिन आज हम एसी रूम में रहना शुरू कर दिए हैं हमारे यहाँ, इसलिए लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और ये विटामिन डी का रासायनिक नाम प्रायः पूछता है जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। हाँ साथियों, सही सुना, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और ये विटामिन डी जो है दूध में, पनीर में, मशरूम में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये सब ऑप्शन गलत इसलिए हैं क्योंकि विटामिन के साथियों, विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए होता है, यानी रक्त स्पंदन के लिए, रक्त को जमने के लिए। साथियों विटामिन के जब होता है तो रक्त स्पंदन का स्पंदन होता है और रक्त जमता है। इसका मतलब है कभी शरीर में, त्वचा में कट लग गया तो पूरा शरीर बाहर हो जाता है। यदि विटामिन के है पर्याप्त मात्रा में तो क्लोटिंग करता है, यानी रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। और विटामिन ई जो है साथियों, ये रेड ब्लड बनाने में सहायक होता है, त्वचा को जवान बनाए रखने में सहायक होता है, नर्वस सिस्टम के स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। तो आपका प्रश्न था साथियों, अस्थियां यानी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरत के कौन है? यानी कैल्शियम एवं विटामिन डी। हाँ साथियों, आपको नेक्स्ट प्रश्न मिला, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन मिला आपको माउंट एवरेस्ट, केटू गाडविन, कंचनजंगा और धौलागिरी। आप साथियों गेस कीजिए। ओके, आपने गेस कर लिया। अब थोड़ी सी व्याख्या सुनिए। हाँ साथियों, प्रश्न को हमें देखना है। सबसे पहले ये विश्व की है, माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि हमारा प्रश्न क्या है? भारत की। तो साथियों हमें ध्यान देना है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। प्रश्न हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी का है तो हुआ हमारा केटू गाडविन, जो कि हमारा उत्तर है। केटू गाडविन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। हाँ साथियों, 8,611 मीटर। और केटू गाडविन जो है कराकोरम की श्रेणी में आता है, कराकोरम की श्रेणी में आता है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में।
तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि जब आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट यानी 8,828 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन जब भारत की पूछी जाए तो K2 गाडविन होगी जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ओके साथियों, अगला प्रश्न आपको मिलता है, कौन सी संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यानी विश्व स्तर पर कौन सी ऐसी संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए है WWF, बी है WHO, सी है पेटा और डी है UN। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आपने अपना गेस लगा लिया होगा। अब थोड़ी सी उसके विषय में हम देखते हैं। साथियों पहला ऑप्शन है WWF। प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा की बात। तो WWF, पहले इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फंड, यानी होता है विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड से विश्व, वाइल्ड से वन्य, लाइफ से जीव, फंड से कोष। यानी यह संस्था जो है यह विश्व वन्य जीव कोष के लिए काम करती है, यानी पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इसका उतना बड़ा रोल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में। तो साथियों हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना 1961 में, हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष। अब हम चलते हैं साथियों WHO पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो साथियों यह स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित नहीं है। फिर आते हैं हम पेटा पर। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट। अब यह पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट पशु अधिकारों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? पशु अधिकारों की। हाँ साथियों, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा मानवाधिकार करता है, उसी तरह पशुओं के अधिकार भी होते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? पेटा करता है। ये कहता है भैया कि इनको मार करके मत खाओ, जीव हिंसा मत करो, या इस तरह से कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें पशुओं की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है तो मनोरंजन न कराओ, या पशुओं के साथ अन्याय न होने पाए। तो आपने देखा कि यह उत्तर भी इससे रिलेटेड नहीं है। और यह पेटा जो है यह वन्य जीवन का संरक्षण करती है कि पशुओं के साथ अन्याय न हो, शोषण न हो, उनको मारकर खाया न जाए, इनसे मनोरंजन के कार्य न लिए जाएं, इन सब पर, यानी कुल मिलाकर यह वन्य जीवों की जो अधिकार हैं उनके संरक्षण करती है। अब आते हैं हम UN पर। इसका नाम है भाई यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का काम है पर्यावरण संबंधी देखभाल करना। तो आपको आपका उत्तर मिल गया, साथ ही साथ इन सब पर थोड़ी सी आपको व्याख्या भी मिल गई। साथियों याद रहे, प्रश्न कभी भी एक जैसा नहीं होता है, वह प्रश्न की
प्रकृति बदल बदल कर देता है। यदि मेरे द्वारा सुने गए इन व्याख्याओं पर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो WWF क्लियर हो गया, WHO क्लियर हो गया, पेटा क्लियर हो गया और UN क्लियर हो गया। यानी आपका केवल एक प्रश्न नहीं तैयार हुआ, अपितु इसी एक प्रश्न में 10 प्रश्न तैयार हुए। तो साथियों, हमारा यह वीडियो कैसा रहा? साथियों, आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए संजीवनी का काम करता है और हम कुछ और जोशपूर्ण वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, ध्यान रहे, हमारे वीडियो से आपको अगर जुड़ना है तो इंतज़ार मत कीजिए कि हम ग्रुप पर इसे हमेशा सेंड करते रहेंगे। साथियों, आप डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़ जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, यदि मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो साथियों, आपका भी दायित्व होता है कि आपके सगे संबंधी जो भी हो, आप इस वीडियोज़ को उनके पास तक शेयर जरूर करें। इस हित के कार्य में अपना थोड़ा सा योगदान दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी के साथ धन्यवाद।